Hello everyone, a very good morning to you. I hope you all are fine and doing good. हमने जो हमारा लास्ट सेशन था जो यहाँ पे यूट्यूब में हमने सेंड किया था वो था रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी इन प्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी, राइट, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी. मतलब जो प्रोडक्टिविटी है उसको कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं या फिर उत्पादक ने असर करता परिबलों, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं. जैसे हमने एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट है एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉई जो करता है वो प्रोडक्टिविटी. दूसरा है मशीन की प्रोडक्टिविटी. अनदर इज मशीन प्रोडक्टिविटी. थर्ड इज मटेरियल प्रोडक्टिविटी. फोर्थ इज अदर फैक्टर. मतलब जो एम्प्लॉई है उसके ऊपर डिपेंडिंग है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है. एम्प्लॉय अगर अच्छे से वर्क करता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. उस तरीके से मशीन की बात करें तो मशीन में भी ऐसा ही है. मशीन अगर अच्छा होगा, अगर सही से वर्क करेगा, अच्छे से उसका मेंटेनेंस हम करेंगे तो अच्छे से ऑपरेट करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं. मतलब मशीन की जो प्रोडक्टिविटी वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं या उसकी वजह से भी बढ़ेगा. और उसके बाद है अदर फैक्टर जिसमें है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट. हम प्रोडक्शन करने के लिए कितना रिसर्च करते हैं, कितना डेवलपमेंट करते हैं, कितनी चीज़ें हैं जो ध्यान रखते हैं, वो सारे ही फैक्टर हम प्रोडक्टिविटी में कैलकुलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एफर्ट देखते हैं. दूसरा है इफेक्टिव सुपरविज़न एंड ओवरसीइंग. मतलब कि क्या हम जब मशीनिंग कर रहे हैं, जब हमारा वर्कर अंडर में है जो वर्क कर रहा है, तो उसका सुपरविज़न हम इफ़ेक्टिव कर रहे हैं कि नहीं, उसको हम देखते हैं वो अच्छी तरीके से देखते नहीं, हमारे अंडर में वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, तो इफ़ेक्टिव सुपरविज़न. उसके बाद इफ़ेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. ऐसा नहीं है कि उसको सुपरविज़न करने के टाइम में डांट हुई, उसको प्रेम से भी, उसको प्यार से भी थोड़ा उसका जो वर्कआउट है वो ले सकूं. तो क्या ऐसी क्वालिटी है जो कंट्रोल कर सके अंडर दिखे आदमी को, तो इफ़ेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम. उसके बाद इफ़ेक्टिव प्रोफेशनली क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव. कई कबार क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमको हमारी इंडस्ट्री में एक एजुकेटेड या पर्सनालिटी पर्सन चाहिए होते हैं जो क्वालिफाइड हो और जो एग्जीक्यूट जो हम करना चाहते हो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके. फिफ्थ, सपोर्टिव फिलोसॉफी ऑफ द हायर मैनेजमेंट. जो हमारे ऊपर के लेवल के आदमी हैं, चाहे वो मैनेजर हो या हमारे बॉस हो, वो उसका नेचर कैसा है, उसकी फिलोसॉफी कैसी है, और सपोर्टिव है या फिर नहीं है. अगर हायर मैनेजमेंट की जो फिलोसॉफी है, सपोर्टिविटी है, वो अच्छी होती है, उसका गाइडेंस सजेशन बहुत ही अच्छा होता है, तो उससे भी हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. गुजराती में भी यही अगर फर्स्ट योग्य कार्य सोंपणी અને कार्य संतोष. अच्छी तरीके से जो वर्क है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो वर्क सेटिस्फाइली वर्क कर सके, उस आदमी को दिया जाए. मतलब हमको पता होना चाहिए कि कौन सा आदमी कौन से कार्य कर सकता है, उसी आदमी को वह वर्क जाए और वो वर्क अच्छे से उसको कंप्लीट भी कर सके. योग्य तालीम मतलब परफेक्ट ट्रेनिंग, जो हम बोलते हैं कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिले, सभी लोग अच्छे तरीके से वर्क करेंगे. जितना ट्रेनिंग मिलेगी उतनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो मतलब वर्कर है उसको अच्छी ट्रेनिंग भी देनी है. थर्ड, ऊंचो पगार અને પ્રલોભનોની વ્યવસ્થા. जो भी वर्कर हमारी इंडस्ट्री में, हमारे एंटरप्रीनियरशिप में वर्क करता है उसको सैलरी भी सेटिस्फाइड देनी चाहिए. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, लिमिटेड, लेकिन वो वर्कर खुश हो अपने सैलरी से, ऐसी सैलरी देनी चाहिए. और जितनी भी अरेंजमेंट्स है रहने खाने पीने की है वो अगर हो सकती है तो करोगे. जितना आदमी खुश रहेगा, जितना वर्कर खुश रहेगा, उतना वो ज़्यादा काम करेगा, उतनी ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. સારું રહેઠાણ અને તંદુરસ્તીની જાળવણી.
सारू રહેઠાણ मतलब अच्छी जगह उसको रहने के लिए देना। पॉसिबल हो तो इंडस्ट्री में ही कहीं पे छोटी सी जगह दे दे, लेकिन जो क्लीन एंड नीट हो, जहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हो। उसको इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, उसको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, तो थोड़ा दूर हो लेकिन वो इंडस्ट्री के पास पास में कहीं हो, ऐसा एटलीस्ट उसको रहने के लिए घर। और हर मंथली या वीकली या 15 डेज में कोई मेडिकल चेकअप भी होता हो, ऐसी भी एक अरेंजमेंट की जानी चाहिए, जिससे वो फिट रहे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वहीं सॉल्व हो जाए। दूसरा, पूर्ता और अद्यतन यंत्रों, जितने अच्छे हो सके, जितने चाहिए उतने, और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स मिल रहे हो वो अगर आ जाए तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। तो मशीन में सबसे पहले होंगे अच्छे मशीन, जितने चाहिए उतने कंप्लीट मशीन, एंड टेक्निकल जो हायर टेक्नोलॉजी वाले हैं वैसे मशीन। यंत्रों नियमित समारकाम અને જાળવણી, मतलब रेगुलरली बेसिस के उसका मेंटेनेंस करना, उसकी देख रेख करना, मतलब उसको चेकअप करना, रूटीन चेक करना, वो सारी ही सेकंड फैक्टर हैं। औजारों ने साधनों पूरता ने सारा औजारों ने व्यवस्था, टूल्स एंड जो मशीन है उसकी अच्छी तरीके से ध्यान रखी जाए, और जितना अच्छी क्वालिटी वाला इक्विपमेंट यूज़ होगा उतने ही मशीन हमारे अच्छे रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर्स है माल सामग्री रिगार्डिंग, मतलब मटेरियल्स के रिगार्डिंग जितने भी मटेरियल है वो योग्य गुणवत्ता वाली माल सामग्री, जो भी मटेरियल हम मंगवा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। मटेरियल का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे जो हम मशीनिंग या जो भी प्रोडक्टिविटी हम करना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है। माल सामग्रीનો પૂરતો જથ્થો, જેના કારણે ઉત્પાદન પ્રવાહમાં ખલેલ ન પડે। जितना मटेरियल चाहिए है उसकी जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट जो हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मटेरियल, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रुक ना जाए। एटलीस्ट इतना रॉ मटेरियल सप्लाई होना चाहिए कि जैसे मेरी मशीनिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन रहे हैं जगह, जितना एरिया यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं उतने जगह होनी चाहिए। स्पेस एक मशीन दूसरे मशीन के बीच में अच्छी होनी चाहिए। स्टोर्स जितने हम बोलते हैं ज़्यादा होने चाहिए, जितने स्टोर्स ज़्यादा होंगे उतने ही जो मटेरियल है उसको अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी, उसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा, और उसकी क्वालिटी को भी अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। उसके बाद अदर फैक्टर्स, कौन कौन से अदर फैक्टर हैं? तो फर्स्ट, संशोधन અને विकासनी जोगवाई, मतलब जैसे हमने बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमको प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, मटेरियल कैसे अच्छा करना है, मशीन अच्छा कैसे करना है, कैसे वर्कर को मोटिवेट करना है, उसके रिगार्डिंग डे बाय डे हमको नए नए रिसर्च करने हैं, डेवलपमेंट करने हैं। हर एक वर्कर की ट्रेनिंग होनी चाहिए, हर एक मशीन है वो मेंटेन होना चाहिए, सारी ही जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए, तभी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। असरकारक सुपरविजन, राइट, जो सुपरविजन की मैंने बात की थी कि इफ़ेक्टिव सुपरविजन होना चाहिए। अगर इफ़ेक्टिव सुपरविजन नहीं होगा तो जो वर्कर हैं वो उनको जितनी एफिशिएंसी देनी चाहिए उतनी एफिशिएंसी से वो वर्क नहीं करेंगे, और जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़े टाइम में डिक्रीज हो सकती है। गुणवत्ता अंकुशनी व्यवस्था, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो क्वालिटी का मटेरियल बनता है, जो भी क्वालिटी की प्रोडक्शन हो रही है उसी क्वालिटी की एटलीस्ट मेरी प्रोडक्ट बननी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्राइस इंक्रीज़ करने में या प्राइस डिक्रीज़ करने में मैं जो मेरी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी रिड्यूस कर दूँ। प्रोडक्ट की क्वालिटी से साथ कोई भी ही चाहिए, तो मतलब जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम होनी चाहिए। असरकारक संचालन, मतलब जो हम बोलते हैं अच्छा ऑर्गेनाइजेशन,
जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, उसको भी अच्छी तरीके से बिहेव करना है, सपोर्ट करना है। उच्च संतुलन फिलशुली मतलब हायर मैनेजमेंट है वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। कई कबार ऐसा होता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वर्कर से वर्क नहीं होता है, एनवायरनमेंट साथ नहीं देता, जैसे कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो उस टाइम क्या करना है, मैनेजमेंट को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, जिससे जो वर्कर है वो नेगेटिव या डिमोटिव ना हो जाए। तो उसको पॉजिटिव रखने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको पॉजिटिव रखने के लिए हायर मैनेजमेंट है वो भी सपोर्टिव होने चाहिए। तो ये हैं बहुत सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। तो आज का जो आपका पहला टास्क है वो यही है, राइट वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को असर करते हो ऐसे फैक्टर के लिस्ट बनाने हैं, सभी आपको लिखने हैं। ये भी लिखने हैं अन्य परिबड़ों मतलब अदर फैक्टर्स, माल सामग्री परिबड़ों मतलब मटेरियल रिगार्डिंग फैक्टर्स, राइट। उसके बाद यंत्रों संबंधी मतलब मशीन रिगार्डिंग फैक्टर्स, और वर्कर संबंधी परिबड़ों मतलब वर्कर रिगार्डिंग फैक्टर्स। ये सारे ही फैक्टर्स के बारे में नेम लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोई भी जगह हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो सबसे पहले जो भी मटेरियल होता है उसकी हम क्वालिटी चेक करते हैं, राइट। तो क्यों क्वालिटी की इम्पोर्टेंस है, अगर क्वालिटी ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। हर बंदे को, हर जो कस्टमर है उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए होती है, वाह, राइट। तो इसका मतलब है क्वालिटी अगर कोई भी चीज़ में नहीं होगी तो कोई भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा और वो आपके पास से कुछ भी चीज़ें नहीं खरीदेगा। तो दैट मीन्स जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है वो एक बार देखते हैं, यूनिवर्सिटी में कई बार पूछी जाती है, व्हाट इज़ क्वालिटी एंड राइट इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। द टर्म क्वालिटी इन अ वेरी सिंपल फ्राज इज फिटनेस टू यूज एंड क्वालिटी कंट्रोल एज पाथ टू परफेक्शन फ्रॉम कस्टमर परसेप्शन। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो क्वालिटी फिटनेस, यूज़ करने में अच्छे फ्लेक्सिबल हो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसको कंट्रोल करने के लिए जो परसेप्शन कस्टमर के द्वारा किए जाए, जो रिव्यू दिए जाए, उसको सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो अच्छी क्वालिटी से ही मिलता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल मीन्स इंश्योरिंग degree of perfection with regards the specification, color, shape, finishing etc. considering the relevant cost of manufacturing. क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, फिनिशिंग क्या है, जितने प्राइस में हम मैन्युफैक्चरिंग करके जितनी कॉस्ट में हम बेच रहे हैं क्या उतने ही कॉस्ट में उसको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। सपोज 2 रुपये वाली पेन है, उसमें अगर कलर कम होंगे तो चलेगा, उसका शेप बड़ा छोटा होगा तो चलेगा, ठीक। लेकिन अगर हम 100 रुपीज़ वाली पेन बेच रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए, शेप भी अच्छा होना चाहिए। तो जितने ज़्यादा हम पैसे बढ़ाएंगे उतनी ही उसमें स्पेसिफिकेशन, कलर, शेपिंग, फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द रीज़न फॉर डिस्क्रिप्शन एंड डिफेक्ट इन रिलेशन टू प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। क्वालिटी कंट्रोल करना का मतलब क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी रीज़न आ रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट फेल जा रही है, उसको एलिमिनेट करना। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाइड किया जाए और उसको रिमूव कर दिया जाए, मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाए, उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं। ट्रेडिशनल क्वालिटी कंट्रोल वॉज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अभी जो क्वालिटी कंट्रोल चल रहा है वो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग चल रहा है, जितनी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आती है उसको कंट्रोल करने के लिए की जाती है। इन द रिसेंट ईयर क्वालिटी कंट्रोल हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब क्या हो रहा है
कि जो मार्केट ओरिएंटेड है, मतलब मार्केट में कौन सी क्वालिटी की चीज़ें चल रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश होती जा रही है, जिसको हम ट्रेडिशनली क्वालिटी कंट्रोल कहेंगे। गुजराती में बस बोले तो ग्राहकने संतोष वस्तुની ગુણવત્તામાંથી પેદા થાય છે। जितना हम कस्टमर है उसको सेटिस्फाई करेंगे उतनी ही हमारी जो क्वालिटी वो अच्छी होगी। वस्तुની गुणवत्ता તેની કિંમતના अनुसंधाનમાં प्राप्त થતા संतोष स्वरूपे रजू થાય છે। क्वालिटी वो कैसे डिस्क्राइब होती है, जितना कस्टमर सेटिस्फाई होगा उतनी हमारी क्वालिटी अच्छी, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, 2 रुपये की प्राइस है, उसके कंपेयर में कस्टमर है उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया तो चलता है, तो वो हमारी सक्सेस हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारी क्वालिटी अच्छी है। ग्राहकना दृष्टिकोणथी पूर्णता तरफ प्रमाण एटले गुणवत्ता अंकुश। क्वालिटी कंट्रोल मीन्स ग्राहकना दृष्टिकोणथी पूर्णता तरफનું પ્રમાણ। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। કિંમતના અનુસંધાનમાં ગુણવત્તાના ધોરણની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને उत्पादन प्रक्रिया दरमियान आवुं धोरण जळवाई रहे ते माटे गुणवत्ता ऊपर क्वालिटी कंट्रोल जाळवવો जरूरी है। जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट ये क्वालिटी वाली बननी चाहिए, तो वही क्वालिटी मेंटेन हो, वही क्वालिटी फाइनल बन जाने के बाद भी मिले, ऐसी हमारी चीज़ होनी चाहिए। उसको हम क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं। गुणवत्ता तफावत पड़वाना मुख्य कारणों नीचे मुजब छे। अगर क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, अच्छी या बुरी, तो वो किस रीज़न से होते हैं, तो रीज़न्स दिए गए हैं 4 to 5। उसकी वजह से जो क्वालिटी है वो रिड्यूस या इंक्रीज हो सकती है। जनरली रिड्यूस ही मिलती है, जितनी हम क्वालिटी सोचते हैं उससे कम ही मिलती है। उसके रीज़न नीचे दिए गए हैं। यंत्रनी कार्य पद्धति में समयांतरे तफावत पड़े छे। जेम के नवा यंत्र ऊपर उत्पादन जूना यंत्रना उत्पादन करता ऊँचू रहे छे। एज सिंपल, जितना नया मशीन होगा उतनी ही उसकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी की बनेगी। जैसे जैसे हमारा मशीन है वो पुराना होते जाएगा वैसे वैसे उसकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। तो ये एक डिफरेंट है। दूसरा, एक ज सप्लायर पासेथी जुदा जुदा समयांतरे खरीदाયેલા કાચા માલની ગુણવત્તામાં તફાવત પડે છે। दूसरा रीज़न ये है कि जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसकी ही क्वालिटी डिफरेंट आ रही है। मतलब 1 महीने पहले जो हमने ली थी उसकी क्वालिटी अलग थी, अब ले रहे हैं उसकी क्वालिटी अलग है, और 1 मंथ के बाद जो लेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी अलग आएगी। मतलब जैसी क्वालिटी ऐसी प्रोडक्ट बनेगी। तो अगर सेम ही क्वालिटी की रॉ मटेरियल आएगी तो सेम प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। तो ऐसा नहीं होता, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। थर्ड, कारीगरनी कार्यदक्षतामां वखतो वखत तफावत। केम के नवो कारीगर अने अनुभवी कारीगर, केस कारीगर अने फ्रेश कारीगर अने थाकेल कारीगर, जो वर्कर है उसके ऊपर भी डिपेंडिंग होती है ये क्वालिटी। जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम जाता है वैसे एक वर्कर है उसकी इफ़ेक्टिव उसका जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। जैसे कि नया कारीगर है वो जितना वर्क करता है उसके कंपेयर में जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है वो ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है, तो उन दोनों का जो क्वालिटी मिलेगी वो अलग मिलेगी। एक्सपीरियंस होगा उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। नया कारीगर नया वर्कर है तो उसकी जो क्वालिटी वो रिड्यूस मिलेगी। फ्रेश कारीगर है मतलब जो जॉब के आया ही है वो अगर वर्क करेगा तो वो एफिशिएंसी के साथ कार्य कर सकेगा। लेकिन जो वर्कर पहले से थका हुआ है उसको अगर कोई चीज़ दी जाए तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। जुदा जुदा समयना वातावरणमां तफावत जेम के भेजનું प्रमाण અને અંતે उत्पादन प्रक्रिया ऊपर असर करे छे। एनवायरमेंटल इफेक्ट भी क्वालिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस करती है। जैसे कि मॉइस्चर वाली जो एनवायरनमेंट होती है तो हमारे जो वर्कपीस है उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है, मतलब भेजનું प्रमाण हल्यू जाए तो क्वालिटी डिक्रीज थी जाए। यांत्रिकरणनी कक्षाए कारण पण गुणवत्ता में तफावत पड़े। जेम के मानव उत्पादन विरुद्ध स्वयं संचालित यंत्रों पर थतुं उत्पादन। ऑटोमेटिकली चलने वाले मशीन और मैन से ह्यूमन, मतलब वन टाइप ऑफ मैन पावर से चलने वाले मैन्युअली चलने वाले मशीन, इन दोनों में भी डिफरेंट आता है।
जो मैन्युअली वर्क करते आदमी अपने हैंड से वर्क करता है उसकी क्वालिटी कुछ अलग आती है, और जो ऑटोमेटिक मशीन होता है उस मशीन से जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। तो इस रीज़न से, ये 5 रीज़न से क्वालिटी में डिफरेंस हो सकते हैं। पहला रीज़न था नया मशीन या पुराना मशीन, दोनों में अलग अलग मिलती हैं। रॉ मटेरियल हैं वो एक ही सप्लायर्स के पास से अलग अलग मटेरियल में मिलते हैं। थर्ड है नया कारीगर है या एक्सपीरियंस कारीगर, उसके ऊपर डिपेंडिंग है। फ्रेश कारीगर है या थका हुआ, वो भी डिपेंडिंग है। एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से भी क्वालिटी डिफरेंस हो सकती है। ऑटोमेटिकली मशीन है या मैन्युअली मशीन है उसके ऊपर भी क्वालिटी की इफेक्ट होती है। तो ये है रीजन। तो आज का जो आपका सेकंड टास्क है वो यही है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी एंड इम्पोर्टन्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी એટલે કે ગુણવત્તા અને ગુણવત્તાના મહત્વ ઉપર ટૂંક નોંધ લખો। राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।